हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आज की क्लास की। और आज का पहला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदारी किसकी पुस्तक है, जिसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष तक 9 शासकों का उल्लेख मिलता है। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा है अफीफ और चौथा है अमीर खुसरो। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपको ये पता होना चाहिए कि तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदारी का लेखक कौन है, जिसने बहुत सारे सुल्तानों के बारे में वर्णन किया हुआ है। लगभग 9 शासकों का उल्लेख उसने अपनी इन कृतियों में किया हुआ है और आपको बताना है उस लेखक का नाम क्या है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है ये। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। ये बर्नी के बारे में बात हो रहा है, बर्नी है ये। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। ये सारे तथ्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इतने सारे तथ्यों को इकट्ठा कर दिया गया है। आपको बताना है कौन सी रचना है जो अमीर खुसरो की नहीं है। पहला है किरान उस सादेन, दूसरा है मिफ्ता उल फुतूह, तीसरा है खजाइन उल फुतूह, चौथा है आसिका, पांचवा है नूह सिपीहर और छठा है तुगलकनामा और सातवां इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो उनकी रचना ना हो, यानी कि सभी हैं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निश्चित तौर से इसमें से बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। हम लोग उसको पिछले के क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लेखक जो है वो अमीर खुसरो हैं। इन सभी रचनाओं को अमीर खुसरो ने लिखा है। याद रखेंगे बच्चा लोग। साथ ही इसकी विषय वस्तु क्या है ये भी याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। इस जो आपका पहला ऑप्शन है किरान उस सादेन, इसमें जो बुगरा खां है, बुगरा खां ने अपने पुत्र कैकुवाद को समझाने का प्रयास किया था। कैकुवाद, ये आपका इसमें जो विषय वस्तु है ये दिया हुआ है। दूसरा जो मिफ्ता उल फुतूह है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन है। जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन है। जो खजाइन उल फुतूह है, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के शुरुआती वर्षों का वर्णन है। आसिका में गुजरात के देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा है। ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किसका इसमें क्या विषय वस्तु है। जो नूह सिपीहर है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी के चाटुकारों मतलब जो चाटुकार हैं उनका वर्णन है। और तुगलकनामा में जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं इनका विजय अभियानों का उल्लेख है। इस तरह से इस सारे विषय वस्तु को भी याद रखेंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत नहीं आया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा यात्री है जो जहांगीर के शासनकाल में भारत नहीं आया है। और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एडवर्ड टेरी, दूसरा है विलियम फिश, तीसरा है फ्रांसिस्को पेलसाट और चौथा है बर्नियर। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा यात्री है जो जहांगीर के टाइम पीरियड में भारत नहीं आया है। और आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये नहीं है। एडवर्ड टेरी आए हैं, विलियम फिच भी आए हैं, फ्रांसिस्को पेलसार्ट भी आए हैं। इसके अलावा रो और कौन आया है, टॉमस रो और हॉकिंस भी आए हैं। बर्नियर नहीं आए हैं। बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पीरियड के हैं। बर्नियर क्या थे बच्चा लोग, याद है आप लोगों को, बर्नियर चिकित्सक थे और ट्रेबर्नियर वो जौहरी थे और मनुची भी चिकित्सक थे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही शानदार है। अरबों के भारत में सफलता का कारण नहीं था। इसमें से कौन सा है जो अरबों के भारत में सफलता का कारण नहीं है, यानी कि बाकी सारे कारण होंगे। पहला ऑप्शन है राजनीति में सार्वभौम सत्ता का अभाव, दूसरा है त्रिपक्षीय संघर्ष से पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का पतन, और आपका चौथा है तीसरा है राजपूतों की राजनीति सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, चौथा है राजपूतों के पास अस्थायी सेना का अभाव था, पांचवा है राजपूत आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित थे, उनका रवैया आक्रामक नहीं था, और छठा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा रीज़न है जो कि कारण नहीं है अरबों के भारत में सफलता का। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए, बेहद शानदार प्रश्न है ये। और ये सारे तथ्य आपके क्या हैं, कारण हैं
यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कारण ना हो, यानी कि सभी भारत में अरबों के सफलता के कारण हैं। कैसे हैं? क्योंकि राजनीति में सार्वभौम सत्ता नहीं था, बिल्कुल सही है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था भारत। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, इन तीनों महाशक्तियों को इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने बर्बाद कर दिया था। राजपूतों की राजनीति सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि राजा के जो सैनिक होते थे वो सामंतों के अधीन होते थे और इन सैनिकों के लिए राजा को सामंतों पर निर्भर होना पड़ता था। राजा का अपना कोई विशाल अस्थायी सेना नहीं होती थी और अगर राजा का सामंतों के साथ नहीं बनता था या राजा कमज़ोर होता था तो ये सामंत उनकी मदद नहीं करते थे। तो ये भी जिम्मेदार हैं बिल्कुल। और राजपूतों जो है ये आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित थे, आक्रामक रवैया इनका नहीं था, यानी कि जब इनके ऊपर कोई आक्रमण करता था तब ये अपने बीच बचाव के लिए लड़ते थे, अन्यथा पड़ोस में क्या हो रहा है इनसे इनको कोई मतलब नहीं होता था। अगर ऐसा ना होता तो क्या आसान था कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करके और सारे धन संपदा को लूट के लेके जाता इतनी आसानी से? निश्चित तौर पे इतने पावरफुल शासक थे यहाँ पे, अगर चाहते तो सीमा को सुरक्षित कर सकते थे, विदेशी आक्रमण को रोक सकते थे और भारत को सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा पे ध्यान दिया, बाकी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ये सिर्फ आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित थी, इन्होंने कभी भी आक्रामक रवैया अपना कर विदेशियों को भारत में घुसने से रोकना नहीं या भारत से भगाने का प्रयास नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों ने प्रेरित किया विदेशियों को भारत पे बार बार आक्रमण करने के लिए, भारत को लूटने के लिए और भारत पर अधिकार करने के लिए। निश्चित तौर पे यही रीज़न रहा कि गौरी जब पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया और दोबारा वो ना आक्रमण करे या उसके लिए कोई इन्होंने तैयारी नहीं की और उसके पहले भी इन्होंने गौरी को रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसे ही सभी शासकों के अंदर इस तरह की कमियां थी। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। औरंगजेब को निम्न में से किस जाट नेता के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? पहला है गोकुला, दूसरा है राजाराम, तीसरा है शिवरामन और चौथा है ये सभी। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो है जाटों के विरोध का सामना करना पड़ा था औरंगजेब को। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इन तीनों जाट नेताओं ने विरोध किया है, औरंगजेब के टाइम पीरियड में विद्रोह किया है। जाट काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के थे, इन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा औरंगजेब के साथ। और साथ ही क्वेश्चन आता है कि जो यूसुफ जाई हैं इनका विद्रोह किसके समय में हुआ है? यूसुफ जाइयों का विद्रोह किसके समय में हुआ था, ये चीज़ बताएंगे। और अगर याद है तो कमेंट कीजिए। और बीरबल जो है ये किसका विद्रोह दबाने गए थे जब उनकी जो है मृत्यु हो गई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी? चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भरतपुर राजवंश की नींव निम्न में से किसने डाली थी? भरतपुर राजवंश की नींव डालने वाला कौन सा व्यक्ति है? पहला है चूरामन, दूसरा है राजाराम, तीसरा है गोकुला और चौथा है पदन सिंह। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, चूरामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था? निश्चित तौर पे बेहद आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है आलम शाह, तीसरा है अकबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता है कि जो औरंगजेब हैं इतने खुखार और कट्टर थे, इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इनके पुत्रों में एकमात्र पुत्र ही हिम्मत कर पाया इनके जीवित रहते विद्रोह करने का, और वो कौन है? वो है अकबर। निश्चित तौर पे इसके अलावा और किसी की हिम्मत नहीं हुई जब तक औरंगजेब जिंदा थे कि कोई विद्रोह कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान निम्न में से कब जारी किया है? किस साल उन्होंने ऐसा फरमान जारी किया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए? पहला है 1687, दूसरा है 1690, तीसरा है 1699 और चौथा है 1701 ईस्वी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। ये फैक्ट आधारित है, फैक्ट वाली चीज़ों को बार बार देखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। 1699 में इन्होंने ऐसा फरमान जारी किया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो आपका कौन सी घटना है? 1699 ईस्वी का।
नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 1700 ईस्वी, 1701 ईस्वी, 1705 ईस्वी या 1707 ईस्वी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ये बेहद आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को रटा होगा। हम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1707 ईस्वी में हुआ है औरंगजेब की मृत्यु। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक के लिए दक्षिण भारत कब्रिस्तान सिद्ध हो गया। कौन सा शासक है जिसके लिए दक्षिण भारत कब्रिस्तान बन गया। पहला है शाहजहां, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह प्रथम। बताएंगे बच्चा लोग कौन से शासक के लिए कब्र बन गया दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत का अभियान। निश्चित तौर पे सबको पता है कि किस शासक ने सबसे ज़्यादा समय दक्षिण अभियान को दिया, किस शासक ने सबसे ज़्यादा अपना पैसा दक्षिण भारत के अभियान में बर्बाद किया, किस शासक को कहा जाता है कि उसने अपनी पूरा टाइम जो है दक्षिण भारत में बर्बाद कर दिया और वो उसके लिए कब्र बन गया। दक्षिण भारत में उसकी मृत्यु हुई और वहीं पर उसका मकबरा बना दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, औरंगजेब। बच्चा लोग कमेंट करेंगे औरंगजेब का मकबरा कौन से जगह पे है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, राज्य का नाम और प्लेस का नाम कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं गुजरात का सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस फरमान द्वारा तोड़े गए। किस फरमान के द्वारा औरंगजेब के बनारस का हिंदू मंदिर और सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है 1669, 1670, 1672 और 1675। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि कब उन्होंने हिंदू मंदिरों जो है बनारस का उसको और सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया है। तो निश्चित तौर पे इसको याद रखिएगा। 1669 में उन्होंने बनारस का विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और अभी आपने क्या देखा है, 1699 उन्होंने आदेश दिया कि जितने हिंदू मंदिर हैं उन सबको तोड़ दिया जाए। तो 69 में 2 मंदिरों को इन्होंने कहा जो कि काफ़ी फेमस है, और 99 में इन्होंने कहा कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के समकालीन राजपूत शासकों में कौन सा सत्य है। कौन सा शासक है राजपूत शासक जो कि औरंगजेब का समकालीन है। पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह जो कि आमेर के हैं, दूसरा है जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के हैं, तीसरा है राजा जय सिंह जो कि मेवाड़ के हैं, और चौथा है कि उपयुक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। निश्चित तौर पे इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। ये उपरोक्त सभी का ऑप्शन आपके लिए काफ़ी आसान बना देता है। तो ये सारे राजा जो हैं ये आपके समकालीन हैं औरंगजेब के। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राजपूत शासक की मृत्यु अफगानिस्तान की सीमा पर जमरूद नामक स्थान पर एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ था। बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन सा राजपूत शासक है जिसकी मृत्यु अफगानिस्तान के सीमा पर जमरूद नामक स्थान पर एक सैन्य अभियान में हुआ। पहला है जसवंत सिंह, दूसरा है जय सिंह, तीसरा है अजीत सिंह और चौथा है राज सिंह। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन से शासक हैं जिनकी मृत्यु हुई है जमरूद नामक स्थान पे अफगानिस्तान के पास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है जसवंत सिंह की मृत्यु हुई है जमरूद में। जा से जमरूद और जा से जसवंत, याद रखिएगा जसवंत सिंह का मृत्यु हुआ है जमरूद नामक स्थान पर युद्ध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकालकर पुनः मारवाड़ की गद्दी पर निम्न में से किसने पुनः प्रतिष्ठित किया था। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब के कैद से छुड़ाया और मारवाड़ के जो मतलब साम्राज्य है उस पर स्थापित कर दिया। पहला ऑप्शन है दुर्गादास राठौर, दूसरा है आपका मान सिंह, तीसरा है अमर सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। दुर्गादास राठौर ने इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश की, यानी कि जिनका नाम है दुर्गा, उन्होंने ही ऐसी हिम्मत की है कि औरंगजेब के कैद से छुड़ा करके शासक बना दिया है अजित सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित
अकबर के मकबरे को लूटा एवं अकबर की कब्र को जला दिया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप सभी को ये याद होगा कि वो कौन सा है जिसने अकबर के मकबरे को लूटा ही नहीं बल्कि कब्र से उसकी अस्थियों को निकाल करके जला दिया था। पहला है चूड़ामन, दूसरा है गोकुल, तीसरा है राजाराम और चौथा है बदन सिंह। बताएंगे बच्चा लोग किसने अकबर की अस्थियों का राम नाम सत्य कर दिया? तो किसने कर दिया राम नाम सत्य अकबर के अस्थियों का? राजा राम ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इतना नाराज थे ये कि इन्होंने अकबर की अस्थियों को निकाल के जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत सही क्रम कौन सा है? मुगल काल में जो प्रशासन चलता था उसका सही क्रम बताना है, यानी कि बड़े इकाई से छोटे इकाई की तरफ आपको जाना है और आपको ये बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है सूबा, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना और उसके बाद गांव। दूसरे ऑप्शन में दिया है सरकार, फिर सूबा, फिर परगना, फिर गांव। तीसरे ऑप्शन में दिया है सूबा, परगना, सरकार और गांव। और चौथे में दिया है सरकार, सूबा, परगना और गांव। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही क्रम है बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है ये और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सूबा का मतलब होता है प्रांत, सरकार का मतलब होता है जिला, परगना का मतलब होता है ब्लॉक और गांव का मतलब तो सबको पता ही है। तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। प्रांत यानी कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक और गांव, ये आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में सर्वाधिक सौदों की संख्या निम्न में से किसके शासन काल में हुई? अच्छा, यहाँ पे होगा सूबों की संख्या। याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या दिया है? सूबा। सबसे ज़्यादा सूबा किसके टाइम पीरियड में है? ये तो आपको बिल्कुल रटा होगा और अगर याद है तो बता दीजिए। अकबर के टाइम में कितने सूबे थे? जहांगीर के टाइम में कितने सूबे थे? शाहजहां के टाइम में कितने सूबे थे? और औरंगजेब के टाइम में कितने सूबे थे? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। और सबसे ज़्यादा किसके टाइम पीरियड में? सभी को पता है, जो सबसे लास्ट में है उनके टाइम में सबसे ज़्यादा है। औरंगजेब के टाइम में 20 है, शाहजहां के टाइम में 18 है, अकबर के टाइम में 15 है। जहांगीर का कमेंट कीजिएगा, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अकबर के समय में प्रचलित सिक्कों में कौन सा सही है? अकबर के समय में प्रचलित सिक्कों में कौन सा है जो कि आपका सही है? ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोहर, दूसरा है संसब, तीसरा है इलाही और चौथा है जलाली। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो अकबर के समय में प्रचलित है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पे आपका पांचवा ऑप्शन है सभी। एक ऑप्शन और है सभी। अब आपको बताना है कि अकबर के टाइम पीरियड में प्रचलित सिक्कों में कौन सा है जो कि सही है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही है और फटाफट आप सभी को ये बता देना है कि कौन सा है जो कि सही है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जितने भी मुहर दिए हुए हैं ये सारे हैं, यानी कि सभी का प्रचलन अकबर के टाइम में था। मुहर भी था, संसब भी था, इलाही भी था और जलाली भी था। निश्चित तौर पे ये सारे सिक्के अकबर के टाइम पीरियड के हैं। याद रखिएगा, ये पूछा गया है, इलाही, संसब, जलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई निम्न में से किसके काल में हुई है? किस शासक के काल में सबसे ज़्यादा रुपए की ढलाई हुई है? आपके सामने ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। किसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पैसे छापे गए हैं, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा शासक है जिसके समय में सबसे ज़्यादा सिक्के या रुपए छापे गए हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। औरंगजेब ने ही सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद किए हैं दक्षिण में, इसी को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी और इसी ने सबसे ज़्यादा पैसे छपवाए हैं। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, मुगल काल में राजकीय पक्षी कौन सा था? मुगल काल का कौन सा है जो कि राजकीय पक्षी है? पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है बाज, तीसरा है गिद्ध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपके लिए नया प्रश्न होगा
और हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, लेकिन इसको याद रखिएगा बच्चों लोग, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर तथ्य पता रहेंगे तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बाज जो है ये क्या है? ये है आपके मुगल काल का राजकीय पक्षी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में तोपखाने का प्रमुख कौन सा अधिकारी होता था? तोपखाने का प्रमुख कौन सा अधिकारी होता था मुगल काल में, आपको ये बताना है। और ये भी बहुत ही आसान है। पहला है सिलेदार, दूसरा है मीर बहर, तीसरा है मीर आतिश और चौथा है बरगीर। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, मुगल काल में तोपखाने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि मुगल काल के तोपखाने का अधिकारी क्या कहलाता था। और आप सभी को पता है कि आतिशबाजी करना क्या कहलाता है? जब आप पटाखे तोड़ते हैं, जब आप बारूद को जलाते हैं, तब कहलाता आतिशबाजी। यानी कि मीर ए आतिश, बारूद या तोपखाने का अधिकारी कौन है? मीर ए आतिश। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जो मीर बहर है, ये जलीय यात्रा या जो जलीय मार्ग से यात्राएं की जाती थी, सामानों का आयात निर्यात किया जाता था, उसको कंट्रोल करता था मीर ए बहर। बहर से लिख लीजिएगा नहर, मीर ए नहर, यानी कि नदी मार्गों और समुद्री मार्गों का देख रेख करने वाला, आयात निर्यात को देखने वाला मीर ए बहर। और बहरी नामक टैक्स ये लेता था, जो जलीय क्षेत्रों से व्यापार करते थे उनसे ये बहरी नामक टैक्स लिया करता था मीर ए बहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में भूमि की पैमाइश के लिए प्रचलित माप की इकाई में कौन सा सही है? मुगल काल में जो प्रचलित माप की इकाई थी, इसमें से कौन सा है जो कि सही है? पहला है गज ए सिकंदरी, दूसरा है इलाही गज, तीसरा है कोवाड़ और चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो मुगल काल का प्रचलित पैमाना है? और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भूमि के माप के कौन से पैमाने हैं जो मुगल काल में प्रचलित हैं। आपको पता हो ये सभी हैं। आपने सिकंदरी गज तो सुना ही होगा, इलाही गज भी सुना होगा जो अकबर ने चलाया है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। और आपका कोवाड़ भी है, याद रखिएगा। ये सभी हैं जो भूमि की माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुगल काल का कौन सा शासक है जो उसने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, मुगल काल का कौन सा शासक है जिसने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया है? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसब जिसे एक पद कहा जाता था के अंतर्गत कौन सी चीज़ें शामिल थी? मनसब जिसको पद कहा जाता था उसमें क्या चीज़ें होती थी? पहला है जात, दूसरा है समार, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका मनसब क्या है। मनसब में जात भी होता है, सवार भी होता है। जात क्या बताता है? पद बताता है। पद मतलब क्या कि वेतन कितना होगा। और सवार मतलब क्या बताता है कि सैनिक कितने होंगे। सैनिक से तात्पर्य कि घोड़े कितने होंगे। तो ये आपका पद और आपका क्या है, जो है सैनिकों से जुड़ा वेतन कितना होगा और उसके अंडर में कितनी सेना होगी, इसी को संयुक्त रूप से कहा जाता है मनसब। और मनसबों की जो श्रेणियाँ थीं जो है वो टोटल 66 थी, जिसमें थे मुगल काल में 33 श्रेणियाँ मनसबों की प्रचलित थीं। और जो मनसबदार होते थे वो 3 प्रकार के होते थे, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जो 500 से कम का मनसब रखता था वो आपका मनसबदार कहलाता था। जो 500 से 2500 तक का मनसब रखता था वो आपका अमीर कहलाता था। और उससे जो ज़्यादा रखता था वो अमीर ए आजम कहलाता था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी 66 श्रेणियाँ थी, लेकिन उसमें से मुगल काल में 33 श्रेणियाँ प्रचलित में थी और मनसबदार 3 प्रकार के होते थे। और इस तरह से उनका जात और सवार होता था। और ये भी मैंने आपसे बताया था कि जात ज़्यादा होता था, सवार कम होता था। जात और सवार बराबर हो सकते थे, लेकिन कभी भी सवार जात से ज़्यादा नहीं होता था। हमेशा जात सवार से या ज़्यादा होगा या जात और सवार दोनों बराबर होंगे। हैसियत से ज़्यादा कोई सेना नहीं रख सकता।
हैसियत के बराबर और हैसियत से कम सेना रखने का इजाज़त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायबे ममलिकात पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बच्चा लोग कि एग्जाम में कई बार पूछा है कि किसके टाइम पीरियड में नायबे ममलिकात का पद सृजित किया गया था। पहला है बहराम शाह, दूसरा है मसूद शाह, तीसरा है नासिरुद्दीन महमूद शाह और चौथा है गयासुद्दीन बलबन। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, नायब ए ममलिकात का पद किसके टाइम पीरियड में सृजित किया गया है? आपको याद होगा इल्तुतमिश का टाइम पीरियड, जो कि उनका टाइम पीरियड आप जानते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में, तब वो राजा बने। 1236 में ये भी इनकी भी मृत्यु हो गई और रजिया शासक बनी 36 से 40 तक। 40 में रजिया को हटा करके बहराम शाह शासक बने। बहराम शाह एक अयोग्य शासक थे और इन्हीं के टाइम पीरियड में इस पद का सृजन किया गया था, नायब ममलिकात का। उसके बाद मसूद शाह आए थे, फिर नासिरुद्दीन महमूद आए थे, बहराम शाह 40 में शासक बने थे। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये 40 में शासक बने और 42 में इनको हटा दिया गया। और जब ये 42 में हटे तो 42 से लेकर के 46 तक इनका शासन रहा और 46 से लेकर के 65 तक जो टाइम पीरियड है वो रहा नासिरुद्दीन महमूद का। और उसके बाद जब 65 में शासक बने बलबन, तो ये आगे जो है शासन किए काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 87 तक। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण था। मुगल काल में भूमि का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? पहला है पोलज, दूसरा है चाचर, तीसरा है बंजर और चौथा है परती। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए आपका, पांचवा ऑप्शन की सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कि मुगल काल में कौन सा है जो कि भूमि का प्रकार है, यानी कि भूमि का प्रकार है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान है। पोलज, चाचर, बंजर और परती। इसमें पोलज सबसे उपजाऊ भूमि था, उसके बाद चाचर, फिर बंजर और फिर परती। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ये सभी जो है मुगल काल के भूमि के वर्गीकरण में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में आयात की प्रमुख वस्तु कौन सी है? जो मुगल काल की आयात की प्रमुख वस्तु है आपको ये बताना है। और आपके सामने है ऑप्शन, घोड़ा, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र और ये सभी कौन सी चीज़ें हैं जो मुगल काल में आयात की जाती थी? और आप सभी को इसका उत्तर पता है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि घोड़े हम शुरू से आयात करते हैं, क्योंकि भारत में बाबर भी कहते थे कि अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं मिलते हैं। और साथ ही जो पुराने टाइम में या जो मध्यकाल का यात्रियों का राजकुमार था, जिसका नाम जो वेनिस से आए थे मार्को पोलो, उन्होंने भी कहा कि भारत बहुत ज़्यादा पैसा घोड़ों के आयात पे बर्बाद करता है। तो या निश्चित तौर पे याद रखेंगे बच्चा लोग, हम लोग घोड़ा भी आयात करते थे, सोरा भी करते थे, अफीम भी करते थे और कुछ मात्रा में सूती वस्त्र भी करते थे। ये सारी चीज़ें आपकी मुगल काल की आयातित वस्तुओं में शामिल होती थी बच्चा लोग, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे अच्छा नहीं, यहाँ पे आयात नहीं होगा, आयात हम लोग सूती वस्त्र निर्यात करते थे बच्चा लोग, यहाँ पे निर्यात होगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र हम आयात नहीं करते थे। ये आपका मिस्टेक हो रहा था, इसको सुधार कर लीजिएगा। हम लोग सूती वस्त्र निर्यात करते थे। अफीम भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे होता था। सोरा भी हमसे पुर्तगाली वगैरह बाद में लेके जाने लगे और ये पहले से हम लोग निर्यात कर रहे हैं। आपके यहाँ बारूद वगैरह दक्षिण में पहले ही प्रयोग हो गया था। घोड़ा हम निर्यात करते थे, लेकिन हम बड़े पैमाने पे आयात भी करते थे, क्योंकि आपको पता है जैसे आज भी है, बड़े बड़े हथियारों को हम रूस से, अमेरिका से और इज़राइल से मंगाते हैं, लेकिन हमसे जो गरीब देश हैं हम उनको हथियार बेचते भी हैं। इसी तरह से हम अच्छे नस्ल के घोड़े बड़े पैमाने पे बाहर से मंगाते भी थे, लेकिन हमसे बहुत सारे लोग घोड़े खरीदते भी थे। और सोरा, अफीम और सूती वस्त्र तो हम शुरू से निर्यात करते थे। निश्चित तौर पे आज भले ही हम विदेशी कपड़े पहनते हैं, विदेशी ब्रांड का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी ऐसा था कि विदेशियों को सिर्फ इंडियन ब्रांड ही समझ में आता था। तो देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे निर्यात होगा, आयात नहीं होगा। और ये चीज़ आप बिल्कुल कंफर्म रखेंगे कि ये क्या है, ये आपका निर्यातित वस्तुएं हैं। आपका जो है निर्यात भी किया जाता था, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और आपका ये जो
मोस्टली इसको घोड़े को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है ना, घोड़ा हम बड़े पैमाने पे आयात करते थे। इसको यहाँ पे थोड़ा-सा जो एक तरीके से कहिए कि ना रहता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हम घोड़ा ज़्यादातर आयात करते थे। मार्को पोलो ने इस चीज़ का ज़िक्र भी किया था कि भारत में घोड़े पे बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया जाता है, घोड़ा मंगाने में भारत बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग नील हो गया, अफ़ीम हो गया, सोरा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ये सब निर्यात करते थे, लेकिन घोड़ा हम ज़्यादातर मंगाते थे। यहाँ पे हमको घोड़ा वाला ऑप्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि घोड़ा हमने ज़्यादातर हमेशा से मंगाया है, बहुत ज़्यादा मंगाया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम क्या मंगाते थे ज़्यादातर, तो घोड़ा मंगाते थे। और आपका सोरा जो है निर्यात करते थे, अफ़ीम निर्यात करते थे, सूती वस्त्र निर्यात करते थे, नील निर्यात करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। याद रखेंगे बच्चा लोग। आपको अगर यहाँ से मुझे लगता है घोड़ा हटा दे तो ज़्यादा ही अच्छा है। सोरा, अफ़ीम, सूती वस्त्र और नील हम निर्यात करते थे। घोड़े हम शुरू से आयात करते हैं। अच्छे नस्ल के घोड़े यहाँ नहीं मिलते थे, जैसा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि भारत में अच्छे किस्म के घोड़े नहीं मिलते। हालांकि बाबर ने ये भी लिखा है कि अच्छे किस्म के कुत्ते नहीं मिलते। अब ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे आ गया है आपका, मुगल काल में कौन सी वस्तुएं हम आयात नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते थे, लेकिन इसमें से कोई ऐसा चीज़ है जो हम नहीं मंगाते थे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बच्चा लोग, हम कौन सी चीज़ है जो कि नहीं मंगाते थे। फटाफट कमेंट करेंगे क्या हम नहीं मंगाते थे। आपके सामने ऑप्शन है कच्चा रेशम, सोना, चांदी और हाथी दांत। इसमें से क्या है जो हम नहीं मंगाते थे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ऐसा चीज़ जो हम नहीं मंगाते यानी कि वो हम भेजते हैं, निर्यात करते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस चीज़ का हम निर्यात करते हैं। और वो क्या है, वो है हाथी का दांत। हाथी दांत हमने शुरू से निर्यात किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से निर्यात किया है, इसको कभी मंगाया नहीं। लेकिन सोना, चांदी और कच्चा रेशम चीन से हम मंगाते थे। सोना जो है ये भी हम विदेशों से भी मंगाते थे। अभी भी हम देखिए बहुत ज़्यादा सोना विदेशों से खरीदते हैं, और चांदी भी खरीदते थे। निश्चित तौर पे भारत में तो है, लेकिन फिर भी डिमांड इतना ज़्यादा है कि हमें विदेशों से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में आवागमन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। कौन सी नदी मुगल काल की आवागमन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा, सिंधु, चेना और झेलम। निश्चित तौर पे बच्चा लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल से ही, ऋग वैदिक काल से ही ये नदी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। आयात, निर्यात और उत्पादन के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे कौन है, सिंधु नदी है। ऋग्वेद में भी इसको सबसे महत्वपूर्ण आर्यों की नदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन सामाजिक कुरीतियों में कौन सा सर्वाधिक प्रचलित था। कौन सी सबसे ज़्यादा प्रचलित मुगल कालीन कुरीति है। पहला है पर्दा प्रथा, दूसरा है बहुविवाह, तीसरा है दहेज प्रथा और चौथा है ये सभी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, ये प्रथाएं इनमें से कौन सा है जो मुगल काल का प्रचलित कुरु मतलब अच्छा प्रथा नहीं है। और आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। निश्चित तौर पे बच्चा लोग बहुत आसान है। ये प्रथाएं जो है पर्दा प्रथा, बहुविवाह, दहेज प्रथा बहुत पहले से है, और मध्यकाल में तो ये प्रथाएं अपने प्रचंड रूप में थी। तो निश्चित तौर पे पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में सर्वाधिक विख्यात महिला कौन सी थी। कौन सी महिला है जिन्होंने सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी कर रखा था, आपको ये बताना है। और पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा मुमताज़ महल, तीसरा जहां आरा और चौथा है अस्मत बेगम। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, और आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। नूरजहां जो थी ये डिज़ाइनर भी थी। इनकी माँ ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि ढूंढी थी और अपनी बेटी को भी बताया था। नूरजहां ने जब इनका विवाह हो रहा था जहांगीर से, उस समय जो ड्रेस पहना था उसको खुद ही डिज़ाइन किया था, वो खुद तैयार किया था इन्होंने। बहुत बड़ी डिज़ाइनर महिला थी नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अकबर द्वारा दास प्रथा व सती प्रथा को कठोरता से कब समाप्त किया गया। आपको अगर याद हो तो बताइएगा, दास प्रथा कब समाप्त किया था। निश्चित तौर पे बच्चों को याद है मेरे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समाप्त किया है अकबर ने, निश्चित तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत फादर जेवियर ने से किस मुगल शासक ने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने संत जेवियर से
ईसाई धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन है वो। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है हुमायूं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आपके जहांगीर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन स्थापत्य कला में निम्न में से कौन सी शैलियों का सम्मिश्रण है? मुगल काल की स्थापत्य कला में किस शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। पहला है फारसी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है इस्लामी, भारतीय इस्लामी और चौथा है ये सभी। निश्चित ही बच्चा लोग इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, ये चौथा इस्लामी है। फारसी, तुर्की, भारतीय इस्लामी ये सभी, इन सभी कलाओं का सम्मिश्रण भारतीय स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। फारसी भी, तुर्की भी, भारतीय भी, इस्लामी भी और ये सभी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ाऊ काम को क्या कहा जाता था? पहला है पित्रादुरा, दूसरा है रूहानी, तीसरा है मेहराब, चौथा है पच्चीकारी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। और ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो निश्चित तौर पे गलती नहीं करेंगे। मुगल काल में संगमरमर के पत्थरों पर जो हीरे जवाहरात की जड़ाऊ काम किए जाते थे वो कहलाता था पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली में बना पहला इमारत कौन सा है, कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग पद्धति में बनी भारत में प्रथम मुगल कालीन इमारत या स्मारक कौन सा है जो चार बाग पद्धति में बनने वाली पहली इमारत है? और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला है किला कोहना, दूसरा हुमायूं का मकबरा, तीसरा एतमादुद्दौला का मकबरा और चौथा है जामा मस्जिद। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। और आप सभी को पता है हुमायूं का मकबरा है जो पहला मकबरा है जो चार बाग पद्धति में बना है, और एतमादुद्दौला का पित्रादुरा शैली में बनने वाला पहला मकबरा या इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, फटाफट हम लोग इसको पूरा करेंगे। मुगल वंश के सर्वाधिक व्यक्ति निम्न में से कहाँ दफनाए गए हैं? मुगल काल के सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ पे दफन किए गए हैं, आपको ये बताना है। पहला है ताजमहल, दूसरा है हुमायूं के मकबरे में, तीसरा है लाल किला और चौथा है सिकंदरा। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सही ऑप्शन आप लोगों का निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को कहाँ दफनाया गया है। निश्चित तौर पे हम लोग इसके बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो है हुमायूं के मकबरे में ही सबसे ज़्यादा मुगल व्यक्तियों को दफन किया गया है या दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अकबर के शासनकाल में बनी भारत की प्रथम इमारत कौन सी है? अकबर के शासनकाल का बना हुआ भारत का प्रथम इमारत कौन सा है? पहला है आगरा का किला, दूसरा है मोती मस्जिद, तीसरा है हुमायूं का मकबरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, अकबर के शासनकाल में बनी हुई भारत की पहली इमारत कौन सी है? और आप सभी को पता है वो कौन सा है जो कि हो जाएगा, क्योंकि मोती मस्जिद तो शाहजहां और औरंगजेब ने बनवाया है। आगरा में शाहजहां ने और दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, लेकिन उसके पहले जो बना है वो बना है हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के काल में ही हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्न में से किस ताजमहल का वास्तुकार कहा जाता है? कौन से हैं जिन्होंने अच्छा पूर्वगामी है, यानी कि ताजमहल का पूर्वगामी कौन सा इमारत है? किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी कि ताजमहल का पहले का है? एतमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेर शाह का मकबरा या किला कोहना? फटाफट बताएंगे ताजमहल का पूर्वगामी कौन सा है। और आप सभी को ये पता है कि हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और ताजमहल का उत्तरगामी कौन सी इमारत को कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, आपको वो भी पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर कालीन इमारतों में सर्वाधिक किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? अकबर के भवन ज़्यादातर किस कलर के पत्थर के बने हैं? अकबर ने ज़्यादातर कौन से कलर के पत्थरों का उपयोग किया अपने भवन में, ये बताना है। संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, काला पत्थर या हरा पत्थर? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, पता होना चाहिए। अकबर के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ा है, उनकी इमारतों को देखा है, अगर याद हो तो बताइए कौन से कलर के पत्थरों का उपयोग किया है उन्होंने अपनी इमारतों में बड़े पैमाने पर। निश्चित तौर पर आप सभी को पता है, आपने अगर कोई भी किला और ऐसी चीज़ें देखी होंगी तो आपको पता है कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग अकबर ने सबसे ज़्यादा किया है। और अगर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि संगमरमर की सबसे ज़्यादा इमारतें कौन से शासक ने बनवाया है? कौन से शासक को संगमरमर की इमारतें बनवाना बहुत पसंद था?
अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर कालीन इमारतों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी जो है स्थान है। अच्छा, कौन से स्थान पे सबसे ज़्यादा अकबर की प्रसिद्ध इमारतें हैं। अकबर ने सबसे ज़्यादा कौन से स्थान पर अपनी इमारतें बनवाई हैं या अकबर कालीन स्थापत्य है, आपको ये बताना है। पहला है फतेहपुर सीकरी, दूसरा है आगरा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है जयपुर। ये तो आप नींद में भी सही बता देंगे कि कोई नींद में पूछ ले कि अकबर की बनाई हुई इमारतें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो सबको पता है कि फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा से 34 से 36 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में सर्वाधिक किस शैली की झलक मिलती है, वह कौन सी है। कौन से शैली की झलक सबसे ज़्यादा मिलती है फतेहपुर सीकरी की इमारतों में। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। पहला है बौद्ध शैली, दूसरा है जैन शैली, तीसरा है बंगाली शैली और चौथा है जौनपुर शैली। फटाफट कमेंट करेंगे कौन से शैली का सबसे ज़्यादा छाप देखने को मिलता है अकबर के फतेहपुर सीकरी में। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। निश्चित तौर पे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है। बौद्ध शैली का सबसे ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। मैंने कहा था फतेहपुर सीकरी पर सभी धर्मों का इफेक्ट है, सभी धर्मों का प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है, बौद्धिस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से कौन सी इमारत देखने को मिलती है। पहला है जोधाबाई का महल, दूसरा है पंचमहल, तीसरा है सलीम चिश्ती का मकबरा, चौथा है बुलंद दरवाजा और चौथा है उपरोक्त सभी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। बेहद शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ये सब आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं कि ये सभी इमारतें फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था। फटाफट कमेंट करेंगे। पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है दारा शिकोह। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा शासक है जिसने किला बनवाया है इलाहाबाद का। निश्चित तौर पे अकबर है। इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और आगरा के अलावा लाहौर का किला, ये सब किसने बनवाया है, ये सब बनवाया है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर कालीन सबसे प्रमुख एवं सुंदर स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सी इमारत है। अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, जहांगीर का महल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे जहांगीर कालीन सबसे सुंदर, भव्य और आकर्षक स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सी इमारत है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां ने बनवाया आगरा में। ये नूरजहां के पिता के लिए बनवाया गया मकबरा है। संगमरमर की पहली इमारत और पित्रादुरा शैली में पहली इमारत भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावी नदी के तट पर शाहदरा में निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा देखने को मिलता है। बेहद आसान और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन से शासक का मकबरा है सिकंदरा में जो है शाहदरा में। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा अकबर और चौथा है जहांगीर। ये हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं बच्चा लोग कि किसका किसका मकबरा कहाँ पे है। निश्चित तौर पे आपको याद होगा, तो आप सभी को पता है कि जहांगीर है। फटाफट कमेंट करेंगे लाहौर में और किसका मकबरा है जहांगीर के साथ, वो भी आप पढ़ चुके हैं। बताइएगा किसका किसका मकबरा है जहांगीर के साथ लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है मीरक मिर्जा गयास बेग, दूसरा है उस्ताद अहमद लाहौरी, तीसरा है नूर अफगान और चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कौन है जिन्होंने हुमायूं के मकबरों का जो है डिज़ाइन तैयार किया है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट उत्तर देंगे। निश्चित तौर पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मीरक मिर्जा गयास बेग ने डिज़ाइन तैयार किया था हुमायूं के मकबरे का। और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये कहाँ से जुड़े हुए, किसकी इमारत का इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है, याद रखिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपका जो तख्ते ताउस था उसका डिज़ाइनर कौन था, उनका नाम भी कमेंट कीजिएगा। ट्रिक के साथ याद कराई थी आप लोगों को। फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पहला है आगरा, दूसरा है फतेहपुर सीकरी, तीसरा है दिल्ली और चौथा है लाहौर। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ है बच्चा लोग, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि इनका मकबरा दिल्ली में है। निश्चित तौर पर रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों में उद्यान विभाग यानी कि उद्यानों का या बागों का, यहाँ पे होना चाहिए उद्यान और यहाँ पे होना चाहिए बाग, विभाग नहीं होना चाहिए, बाग होना चाहिए। उद्यान या बाग निर्माता कौन सा शासक कहलाता है। कौन से शासक को बाग बगीचे लगाना और उद्यान लगाना बहुत पसंद था।
आपको ये बताना है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं इनमें से कौन है जिन्हें बाग बगीचे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। आपको पता होगा कि बाबर को भी बाग बगीचे लगाने का बहुत शौक था, ज्यामितीय विधि में बाग लगाते थे वो। हालांकि वहाँ बाबर नहीं है ऑप्शन में, तो दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा जो शासक हैं वो है जहांगीर, जिन्होंने बाग बगीचे लगवाए हैं। इन्हें बाग लगाने का बड़ा शौक था। कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। चलिए बच्चा लोग अगला देखते हैं। तुजुक-ए बाबरी में निम्न में से किसे एकमात्र चित्रकार का नाम मिलता है? इनमें से कौन सा एकमात्र चित्रकार है जिसका नाम तुजुक-ए जहांगीरी में मिलता है, तुजुक-ए बाबरी में मिलता है? पहला है बिहजात, दूसरा है बिसनदास, तीसरा है बसावन और चौथा है अबुल हसन। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तुजुक-ए बाबरी में निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार का नाम मिलता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। बेहजात का नाम मिलता है तुजुक-ए बाबरी में। बेहजात, बा से बाबरी और बा से बेहजात। हालांकि बिसनदास, बसावन सब बाबा से हैं, लेकिन बेहजात को याद रखिएगा, इन्हीं का है तुजुक-ए बाबरी में उल्लेख। चलिए बच्चा लोग अगला देखते हैं। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन सा था जिसने एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र बनाया था? बताएंगे बच्चा लोग कौन से इसमें से चित्रकार हैं जिन्होंने एक कृषकाय यानी कि बहुत ही दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र बनाया है? ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आया है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। बसावन, बेहजात, अबुल हसन और मंसूर कौन हो सकते हैं जिन्होंने ये फेमस चित्र बनाया है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। बसावन ने ये चीज़ बनाया है कि जो है निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ राजकुमार, ऐसा चित्र जो दिलों में बस जाए, वो किसने बनाया है? बसावन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर कालीन एक चित्रकार जिसका नाम तुजुक-ए जहांगीरी में नहीं मिलता। इनमें से कौन है जिनका नाम जो है वो तुजुक-ए जहांगीरी में नहीं मिलता है? और निश्चित तौर पे वो जहांगीर के समकालीन नहीं होंगे और इसीलिए उनका जो नाम है वो जहांगीरी में नहीं मिलता है। बताएंगे मनोहर, अबुल हसन, बिसनदास और मंसूर इनमें से कौन से हैं जो जहांगीर के काल के नहीं हैं और उनका नाम भी तुजुक-ए जहांगीरी में नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो मनोहर है, ये जहांगीर कालीन नहीं है और इनका नाम भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का अकबर कालीन स्वर्ण सिक्का नहीं है? इसमें से कोई एक सिक्का है जो सोने का सिक्का नहीं है अकबर काल के। पहला है मुहर, दूसरा है संसद, तीसरा है इलाही और चौथा है जलाली। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। इसमें से कोई एक है जो सोने का नहीं है। 3 सोने का है, एक दूसरे धातु का है। तो याद रखेंगे आपका जो जलाली है ये क्या है? ये चांदी है। ये चांदी का सिक्का है। बाकी मुहर, संसद ये सब क्या है? ये सब सोने के सिक्के हैं। ये भी याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था? इनमें से कौन से शासक ने आज्ञा दी कि अकबर के मकबरों पे जो चित्र बने हुए हैं उस पर चूना लगा दीजिए? पहला है औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और चौथा है बहादुर शाह प्रथम। किस शासक ने ऐसा काम किया होगा? इतना कट्टर सोच, इतनी जो है खतरनाक विचारधारा किसकी हो सकती है बच्चा लोग? निश्चित तौर पे आप सभी को पता है औरंगजेब ने आदेश दिया कि अकबर के जो मकबरे पे दुनिया भर के फूल, पत्तियां और डिज़ाइन बनाए गए हैं, सभी धर्मों से प्रेरित हैं, उन सबको क्या करो? चूना लगा दो। आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही शानदार प्रश्न। बताएंगे बच्चा लोग निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सही रूप से अनुवादित व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? इसको अनुवाद करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ व्यक्ति हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है नल दमयंती। क्या ये फैजी ने इसको अनुवादित किया है फारसी में? दूसरा है बाबरनामा। क्या इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है? तीसरा है कालिया दमन। क्या इसका अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने किया है? चौथा है रज़्मनामा। क्या इसका अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया है? पांचवा है रामायण। क्या इसका अनुवाद फारसी में टोडर मल ने किया है? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आज का आखिरी और बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी का उत्तर सही होना चाहिए और आप सभी को इसका उत्तर पता हो। ऑप्शन नंबर 5 जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामायण का अनुवाद भी बदायूनी ने ही किया है। रामायण और महाभारत दोनों का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया है। तो बच्चा लोग उम्मीद करेंगे आपको आज का प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा और खूब मेहनत